यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। ये छोटा सा चैप्टर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मस्त टॉपिक है सर, एडवांस रूलिंग चैप्टर नंबर 21। आइए इसका रिवीजन करते हैं, जल्दी से हो जाएगा। अच्छा टॉपिक है सर। सबसे पहली बात, एडवांस रूलिंग होता क्या है सर? एक्चुअली क्या होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने SGST एक्ट के हिसाब से ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एस्टेब्लिश करी हुई है, जिसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या अबव रैंक वाले ऑफिसर उसके मेंबर्स होते हैं सर। अब हर स्टेट में जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है अंडर SGST एक्ट, उसी को CGST एक्ट का भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मान लेते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड बात सर, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को आप अप्लाई कर दो। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं आपको इसका चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं आपको। सर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अगर आप कोई एक्टिविटी ऑलरेडी कर रहे हो या एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हो, भले आप GST में रजिस्टर्ड हो या डिजायरर्स ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन हो, मतलब रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप अप्लाई कर सकते हो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को, ये समझने के लिए कि जो आप सप्लाई कर रहे हो टैक्सेबल है कि नहीं है, आपका जो ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आता है कि नहीं आता है, टैक्स की लायबिलिटी क्या आएगी, क्लासिफिकेशन क्या होगा, मतलब HSN कोड क्या होगा, ITC आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, कोई नोटिफिकेशन आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई आपके लिए क्या होगा, एटसेट्रा। पर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए ना आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना आप अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अप्लाई कर सकते हो। यू विल हैव टू रेफर अ गुड कंसल्टेंट जो आप होंगे, ओके सर। अब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अगर आपने अप्लाई कर दिया सर, उन्होंने अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और अपनी प्रोनाउंसमेंट दे दी, तो इट इज बाइंडिंग ऑन द असेसी एंड हिज ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर्स। सबसे बड़ा एडवांस रूलिंग का जो फायदा है या जो मेन जो इसका क्रक्स है वो ये है कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एक बार प्रोनाउंसमेंट दे दिया तो वो फाइनल है, जीवन भर बाइंड हो गया है। जब तक कि लॉ चेंज नहीं होता या कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होते, तो ऐसे केस में ये बाइंडिंग रहेगा। या फिर अगर डिपार्टमेंट ने प्रूव कर दिया, ऑफिसर ने प्रूव कर दिया कि आपने फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से गलत इंफॉर्मेशन देके सर वो एडवांस रूलिंग ली थी, तो ऐसे केस में ऑफिसर उसको विड्रॉ कर लेगा एंड इट विल बी void ab initio। तो ऐसे केस में वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, अदरवाइज इट इज बाइंडिंग थ्रू आउट द लाइफ अनलेस लॉ हैज चेंज्ड। और उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं होती है सर, ना डिपार्टमेंट अपील कर सकता है ना असेसी अपील कर सकता है, वो बाइंड हो गया है। पर हाँ सर, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो प्रोनाउंसमेंट दिया उसके अगेंस्ट अपील आप कर सकते हो। अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, मतलब अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एक अलग से अथॉरिटी बना रही कि नॉर्मल अपील वाला अथॉरिटी अलग होता है, ये अथॉरिटी अलग है सर। यहां आप अपील कर सकते हो। यहां अगर आपने अपील कर दी, अब सर अपील नहीं करी तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो ऑर्डर पास किया वो फाइनल है। अब आपने अगर अपील कर दी या डिपार्टमेंट ने अपील कर दी, तो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अगर ऑर्डर पास कर दिया तो खत्म, नोबडी कैन गो बियॉन्ड इट, ना डिपार्टमेंट ना आप, खत्म। यही तो फायदा है एडवांस रूलिंग का कि झगड़े पहले ही खत्म कर दिए ताकि डिस्प्यूटेड फ्री काम हो, लिटिगेशन हो ही नहीं, झगड़ों में फंसे ही नहीं, ना डिपार्टमेंट फंसे ना आप फंसे। क्लियर? दिस इज द मेन मोटो बिहाइंड एडवांस रूलिंग। आइए बच्चों, अब इसका सेक्शन में पढ़ते हैं। कोई खास बात नहीं, कोई टफ नहीं है। आई होप थीम आपको समझ में आ गया। सर सुनिएगा ध्यान से, एडवांस रूलिंग सर, सबसे पहली बात, एडवांस रूलिंग क्या होता है? जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग आपको प्रोनाउंसमेंट देती है वो एडवांस रूलिंग होती है सर। किस केस में सर? जो एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है वो क्वेश्चंस में जो हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे कि किन किन मैटर पर आप एडवांस रूलिंग को अप्लाई कर सकते हो। पर सर वो ट्रांजैक्शन के लिए जो सप्लाई आप ऑलरेडी कर रहे हो या सप्लाई आप चालू करना चाह रहे हो उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर अपील अथॉरिटी कौन सी? नॉर्मल अपील वाली अथॉरिटी नहीं, अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अलग से यहाँ पे हर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। इस चैप्टर के अंदर वही अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अपील एक्सेप्ट कर सकती है। देन एप्लीकेंट कौन हो सकता है? भले ही जो GST में रजिस्टर्ड है या डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन है, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं तो भी अप्लाई कर सकता है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को सर। अब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अपॉइंट करेगा जो अंडर SGST एक्ट होगा और विच विल बी एक्सेप्टेड अंडर CGST एक्ट ऑल्सो बेटा। और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जो मेंबर्स होंगे दे विल बी मिनिमम जॉइंट कमिश्नर या अबव रैंक वाले मेंबर्स होंगे उसके अंदर। एंड सर ध्यान दीजिएगा, जो अपीलेट अथॉरिटी ने जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जिस स्टेट के अंदर दिया है उसी स्टेट में एप्लीकेबल रहेगा। आइए बच्चों, एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग प्रोसीजर सर क्या होता है? कुछ नहीं, फॉर्म नंबर ARA1 दे रखा है, 5,000 रुपए की फीस है। ये कंसल्टेशन एक तरह से एडवाइजरी है जो डिस्प्यूटेड फ्री होगी और जीवन भर वही फॉलो करना है आपको भी और डिपार्टमेंट को भी। सर ये आपने अप्लाई किया, अब किन किन क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हो? सर देखिए रेड मार्क करा हुआ है मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर कोई नोटिफिकेशन पर्टिकुलरली आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स, कि टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा मेरे इस केस में। सर अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड, आपकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती कि नहीं आती है, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं है, इन सब क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को। पर
प्रेस अप्लाई के लिए यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक। अब आपने अप्लाई किया अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को, आपकी एप्लीकेशन गई सर, अब आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर ऑफिसर जो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक वो एग्जामिन करेंगे, पर उसके लिए अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिस एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक टू कंसर्न ऑफिसर, और उनसे वो रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगा सकते हैं, रिलेवेंट रिकॉर्ड्स। ओके, अब रिलेवेंट रिकॉर्ड्स वगैरह वो एग्जामिन करेंगे एंड कोशिश करेंगे अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक की वो रिलेवेंट रिकॉर्ड्स जल्दी से जल्दी उस कंसर्न ऑफिसर को वापस रिटर्न कर दे ताकि वो अपना काम चालू रखे। एंड सर ध्यान दीजिएगा सर, अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक ने अगर एक बार आपकी एप्लीकेशन देखी, एग्जामिन किया, रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किया, उसके बाद उसको लगता है कि ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए तो वो एक्सेप्ट करेगा, उसको लगता है नहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए इस एप्लीकेशन को, दिस एप्लीकेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है और उसका ऑर्डर पास कर देंगे इधर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करने का ऑर्डर है बेटा, पर हाँ अगर कभी भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू दी एप्लीकेंट कि साहब इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, पर उसको एक बार सुनने का मौका दिया जाएगा। अब साहब एक केस में सर एसएससी जब अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को अप्लाई करता है तब वो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक उसकी एप्लीकेशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा। कब? जिस एसएससी ने अप्लाई किया है किसी मैटर पर, वो सेम मैटर उसी एसएससी का, सेम मैटर उसी एसएससी का या तो किसी भी अथॉरिटी के पास ऑलरेडी पेंडिंग है या ऑलरेडी डिसाइडेड है। ऑलरेडी पेंडिंग मतलब उसके लिए शो कोज नोटिस सर्व हो चुका है सर, या तो शो कोज नोटिस सर्व हो गया या उस पे ऑर्डर पास हो चुका है सेम एसएससी पर सेम मैटर पे। तो ऐसे केस में वो एसएससी अगर अप्लाई करता है अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को तो सर अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक कभी भी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो रिजेक्ट करेगी। पर हाँ रिजेक्शन से पहले एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू दी एप्लीकेंट। अब सर वो रिजेक्ट जो किया उसका रीजन भी बताया जाएगा, ठीक है सर। अब नाउ अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक ने मान लो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, तो 90 डेज का टाइम होता है सर, 90 डेज टू गिव देयर प्रोनाउंसमेंट। तो सर जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 90 दिन के अंदर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन के 90 दिन के अंदर वो अपना प्रोनाउंसमेंट देंगे, अपना ऑर्डर पास करेंगे। पर सर अगर अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक के जो मेंबर्स है इफ दे डिफर इन देयर ओन ओपिनियन, एक मेंबर बोलता है इसमें ये होना चाहिए, एक मेंबर बोलता है ये होना चाहिए। अच्छा नॉर्मली कोर्ट्स में जो जब केस चलता है तो सर वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द जज जो होते हैं उनका जो डिसीजन होता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दिया जाता है। पर सिंस अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक जब ऑर्डर पास करती है तो इट इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट एज वेल एज ऑन द एसएससी फॉर द लाइफ टाइम, इसलिए मेजॉरिटी के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं चलता है। यहाँ पे यूनानिमस मेंबर्स यूनानिमस होने चाहिए उस डिसीजन पे, तभी जाके ऑर्डर पास होता है। अब ऐसे केस में अगर मेंबर्स डिफर करते हैं इन देयर ओपिनियन तो ऐसे केस में सर अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक खुद ही उस केस को रेफर कर देगी टू दी हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी कौन है? अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को। और अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को जब केस रेफर हुआ है, जिस दिन रेफर हुआ उसके 90 डेज में वो अपना ऑर्डर पास करेंगे। आइए सर अब जब भी ऑर्डर पास होता है उसका एक कॉपी सर एप्लीकेंट को भी दिया जाएगा और कंसर्न ऑफिसर को भी दिया जाएगा। अब सर आपको ऑर्डर पास हो गया, अब सर इसके अगेंस्ट अगर अपील करनी तो नॉर्मल जो अपील अथॉरिटी होती है वहां पे आप अपील नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने एसजीएसटी एक्ट के अंदर अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक अलग से बनाई हुई है जो सीजीएसटी एक्ट में भी एप्लीकेबल है, वहां पे ही आप अपील कर सकते हो, कहीं और अपील नहीं कर सकते हो। अपील का टाइम कितना है? 30 डेज। जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है वहां से 30 डेज डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है, आप भी अपील कर सकते हो। पर सर अगर आप लेट हो गए तो ऐसे केस में अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो चाहे तो फर्दर 30 दिन का टाइम आपको और दे सकता है अगर आपके पास सफिशिएंट कोज था तो। अच्छा इसके लिए फॉर्म नंबर क्या है? ARA2 फॉर्म नंबर GST ARA2 अलॉन्ग विद द फीस ऑफ ₹10,000 उधर दी 5,000 रुपए। सर हायर अथॉरिटी को 10,000 रुपए फीस है बेटा। अब सर ऐसे केस में आप आपने अपील कर दी, अब अपील करी, अपील अथॉरिटी के पास टाइम कितना है बेटा? 90 डेज का टाइम है टू गिव दी ऑर्डर आफ्टर हियरिंग द केस फ्रॉम दी। सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे एंड सर आपने अगर कोई मतलब एप्लीकेंट है, आपने अपील करी ना भाई, आपको या आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनने के बाद अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया उनको, सर मैटर सुना, उसके बाद अपना प्रोनाउंसमेंट पास करेंगे विद इन 90 डेज। सर जिस दिन अपील आई है उसके 90 दिन के अंदर उनको ऑर्डर पास करना पड़ता है। पर एक बड़ी सुंदर बात यह लिखी है, इफ दी मेंबर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक डिफर इन देयर ओपिनियन, तो सर अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक का हायर अथॉरिटी तो कोई है ही नहीं, तो ऐसे केस में उस एप्लीकेशन को ये माना जाएगा कि एज इफ नो एडवांस रूलिंग हैड बीन गिवन, न लोअर अथॉरिटी ने कोई रूलिंग दिया न हमने कोई रूलिंग दिया। उसने अगर कोई रूलिंग दिया भी था जिसके अगेंस्ट अपील फाइल हो गई, वो भी ये मानेंगे कि कभी एडवांस रूलिंग इसमें पास ही नहीं हुआ, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गिविंग द रॉन्ग कंसल्टेंसी इट्स बेटर नॉट टू गिव एनी कंसल्टेंसी सर, क्योंकि ये बाइंडिंग होता है लाइफ टाइम। इसलिए क्या लिख दिया? इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मेंबर्स ऑन द क्वेश्चन कवर्ड अंडर द अपील देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ देयर वाज नो एडवांस रूलिंग इज इश्यूड इन दिस मैटर। क्लियर? डन। आइए सर अब सेक्शन नंबर 102 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। रेक्टिफिकेशन कौन से मिस्टेक का विच आर अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड, उन्हीं मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन होता है। भले अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक हो या एडवांस लिंक अथॉरिटी हो, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया उसमें कोई मिस्टेक हो गया विच इज अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, मतलब सब्सटेंशियल मिस्टेक नहीं हो सकता है, तो ऐसे केस में दे कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक। रेक्टिफिकेशन का
टाइम है उनको 6 मंथ का, जिस दिन ऑर्डर पास किया वहां से 6 महीने के अंदर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, बट रेक्टिफिकेशन कैन नॉट रिजल्ट इन सब्सटेंशियल चेंज ऑफ द ऑर्डर। और हाँ, इस ऑर्डर की वजह से अगर लायबिलिटी बढ़ रही है एसएससी की, तो ऐसे केस में एक बार अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू दी एसएससी। एक और बात सर, वो मिस्टेक बताया किसने इनको, या तो ऑन देयर ओन उनको पता पड़ गया कि मिस्टेक हो गई हमसे अपरेंट ऑन रिकॉर्ड, या फिर एप्लीकेंट ने बताया, या फिर कंसर्न ऑफिसर ने बताया, या जुरिसडिक्शनल ऑफिसर ने बताया कि आपसे ये मिस्टेक हो गई, तो ऐसे केस में दे कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक। पर 6 महीने के अंदर रेक्टिफिकेशन को मिस्टेक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते। आइए सर, सेक्शन 103 एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में आपको बता चुका हूं कि जिस एप्लीकेंट को ये रूलिंग दी गई है उसी के लिए एप्लीकेबल है। सेम मैटर किसी और एसएससी का था तो वो अलग से भले अप्लाई कर दे, जैसे केस लॉ रेफर होते हैं वैसे एडवांस रूलिंग रेफर नहीं होती है। And sir, this ruling is applicable and binding on that assessee and his jurisdictional tax officer also in respect of that assessee. Clear? Done. Unless there is a change in the law or facts or circumstances अगर चेंज हो गए तो obviously सर नया केस बन जाएगा, तो उसका आंसर भी नया होगा। क्लियर? पर लॉ चेंज हो गया, ऑब्वियसली ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आइए सर एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, अगर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को कंसर्न ऑफिसर ने या जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर ने प्रूव कर दिया कि जो एप्लीकेंट था उसने जब रूलिंग ली आपसे तब रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया, गलत इंफॉर्मेशन दिया, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से उसने गलत रूलिंग आपसे पास करवाई, तो ऐसे केस में दैट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कैन डिक्लेयर इट वॉइड एब इनिशियो, और उसको विड्रॉ कर लेगी। और एब इनिशियो का मतलब होता है जिस दिन हमने ऑर्डर दिया वहां से लेके सर जिस दिन हम विड्रॉ करें तब तक इसका कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, हमने कभी ऑर्डर पास ही नहीं किया है, माना जाएगा। तो ऐसे केस में सर सेक्शन नंबर 73, 74 और 74A का जो टाइम लिमिट दिया होता है टू सर्व द शो कोज नोटिस, वो टाइम टू सर्व द शो कोज नोटिस एंड टू सर्व द ऑर्डर, वो जो टाइम लिमिट वहां दिया हुआ है वो टाइम लिमिट कैलकुलेट करते वक्त ये टाइम कौन सा, जिस दिन एडवांस रूलिंग का अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था वहां से लेके जब इसको डिक्लेयर किया है void ab initio, this entire period will be excluded while computing time limit of section number 73, 74 and 74A। क्योंकि डिपार्टमेंट को टाइम भी तो सर, क्योंकि अगर एक बार अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अपील अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया तो डिपार्टमेंट भी बाउंड था, उसके अगेंस्ट कभी शो कोज नहीं दे सकता सर, डिपार्टमेंट कैन नॉट चैलेंज, इसलिए ये टाइम लिमिट एक्सक्लूड की जाती है while computing the time limit for issuing the show cause notice and order under section number 73, 74 and 74A। सर अब बताइए क्या पावर्स ऑफ द अथॉरिटी एंड अपील अथॉरिटी, उनके पास पावर क्या क्या है, डिस्कवरी इंस्पेक्शन का है, enforcing attendance of any person and examining him on oath, then issuing commission, compelling production of the books of accounts and other records, and have the powers of a civil court। second thing, अगर अथॉरिटी या अपील अथॉरिटी के पास पावर है कि वो पावर कौन सा बेटा, जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी, जो भी प्रोसीडिंग उनके यहाँ पे हो रही वो, एंड सिविल कोर्ट के पास जो पावर होता है वो पावर उनको दिया गया है। सर जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब अगर आपको बुलाया तो आपको आना पड़ेगा, नहीं तो उठा के लेके आएंगे। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको बेटा। सर लास्ट सेक्शन 106 बोलता है प्रोसीजर ऑफ द अथॉरिटी एंड अपील अथॉरिटी। सर इनका कोई प्रोसीजर लेट डाउन नहीं है, ये काम कैसे करेंगे ये कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है। हाँ सेक्शंस ड्राफ्ट किए हुए हैं एंड दे विल यूज देयर ऑन प्रोसीजर। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया, आई होप ये पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आ गया, एंड सर अच्छे से एडवांस रूलिंग भी आपके कंट्रोल में आ गया। इसी के साथ भारत माता की जय। मजा अगर आ गया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट। मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर माहौल बनाने के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।